चतुर्थ गुणस्थान की अपन चर्चा कर रहे हैं। कल हमने क्षायब शमिक सम्यक्तों के बारे में कुछ विशेष बिंदुओं की चर्चा की थी, उनमें थोड़ा सुधार करना है। वो जो कल अपन नियम देख रहे थे ना कि जिस भी जीव का क्षायब शमिक सम्यक्तों का काल 66 सागर होता है वो जीव नियम से क्षायिक सम्यक तो प्रकट करने ही वाला होता है। क्या कहा फिर से? जिस भी जीव का, आपका माइक म्यूट कीजिए। हाँ, जिस भी जीव का क्षायब शमिक सम्यक्तों का काल 66 सागर 66 सागर होता है वो नियम से आगे चल करके, मतलब तुरंत बाद वो 66 सागर का काल पूरा होते से ही क्षायिक सम्यक तो प्रकट करने वाला होता है। ये नियम है। ओके, फिर प्रश्न ये उपस्थित होता है कि जो अपन मिथ्यात्व गुणस्थान का अथवा सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान का उत्कृष्ट अंतराल देख रहे थे 132 सागर, वो कैसे बैठेगा उसमें थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन करना है। वो 132 सागर ऐसे बैठेगा, क्षायब शमिक सम्यक्तों का काल वहां पर पहले क्षायब शमिक सम्यक्तों का काल अंतर मुहूर्त कम 66 सागर लेना है। पूरा 66 सागर नहीं लेना है, अंतर मुहूर्त कम 66 सागर लेना है। ठीक है, उसके बाद एक अंतर मुहूर्त वो पहले गुणस्थान में आएगा और पुनः चौथे में जाएगा। 66 सागर काल के लिए चौथा कहने की अपेक्षा क्षायब शमिक सम्यक तो उसका 66 सागर तक बना रहेगा। कुल करेंगे तो 132 सागर आ जाएगा। ये देखेंगे कि सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान का अंतराल 132 सागर मैक्सिमम हो रहा है। तो जो कल अपन कैलकुलेशन देख रहे थे ना, कुछ अधिक 132 सागर, वो कुछ अधिक नहीं जाएगा, एग्जैक्टली 132 सागर ही जाएगा। कितने जन समझ रहे कि मैं क्या सुधार करना चाह रहा था कल की चर्चा में? ओके, जो अंतराल का पीरियड था मिथ्यात्व और मिश्र गुणस्थान का, वो अंतराल 132 सागर हो जाएगा। करेक्ट। कुछ एक अंतर मुहूर्त अधिक 132 सागर नहीं, एग्जैक्टली 132 सागर होगा। और जो आपने वो बताया कि वो 66 सागर में क्षायिक सम्यक तो लेगा, वो वापस से बताइए ना, थोड़ा आवाज मेरे में। मैं फिर से बताता हूँ। बात ऐसी है, जो जिस भी जीव के क्षायब शमिक सम्यक्तों का काल 66 सागर होता है, 66 सागर होता है, वो नियम से वो उतना काल पूरा होते से ही क्षायिक सम्यक तो प्रकट करता है। ये नियम है, वरना क्षायब शमिक सम्यक्तों में ऐसा कुछ नियम नहीं है कि ये क्षायब इतने काल का क्षायब शमिक सम्यक तो किया है तो क्षायिक सम्यक तो होगा ही, ऐसा कोई नियम नहीं। हाँ, सिर्फ 66 सागर का नियम बनता है। ओके, और ये जो इसमें 66 सागर में अंतर्मुहूर्त में वो मिथ्यात्व गुणस्थान में अंतर्मुहूर्त कम में मिथ्यात्व गुणस्थान में चला गया, हाँ, तो वो क्षायिक नहीं लेगा ना, तो वो क्षायिक नहीं लेगा। नहीं वो नहीं लेगा, ना, क्योंकि वहां पर अपन एक अंतर मुहूर्त कम 66 सागर ले रहे हैं। 132 का जो अंतर ले रहे हैं ना, उसमें एक अंतर मुहूर्त कम 66 सागर ले रहे हैं। ओके, हाँ ठीक है, बरोबर। ओके, मतलब ऐसा बनेगा, फिर से बताऊं मैं, एक अंतर मुहूर्त कम 66 सागर, फिर उसके बाद एक अंतर मुहूर्त और उसके बाद 66 सागर। ये ऐसे 3 हिस्सों में आप अंतराल को बांट सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बोलिए। ये था कि मतलब ये पूरे 66 सागर क्षोभ समय निकाल दिए तो क्षायिक सम्यक दर्शन लेगा ही लेगा। एग्जैक्टली, लेगा ही लेगा। और वो 66 सागर भी कैसे? कंटिन्यूसली, एक समय का भी ब्रेक नहीं चाहिए। ब्रेक पड़ा वो फिर से 0 से काउंटडाउन चालू होगा।
66 सागर कंटिन्यू निकल गए तो क्षायक में बदल ही जाएगा वो। करेक्ट, वो क्षायिक सम्यक तो प्रकट करेगा ही करेगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आज क्षायिक सम्यक्तों के बारे में कुछ विशेष बिंदु कहना चाहूंगा। कल क्षायक क्षमिक के बारे में हुए थे, आज क्षायिक के बारे में चर्चा चलेगी। देखिए, क्षायिक सम्यक्त्व, ये नोट कीजिए। हाँ, ये अभी थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चलेंगे। क्षायिक सम्यक्त्व सिर्फ और सिर्फ मनुष्य गति में ही प्रकट होता है। क्या कहा? क्षायिक सम्यक्त्व सिर्फ और सिर्फ मनुष्य गति में ही होता है। इसका एक एक्सेप्शन बनता है। ये तो नियम हो गया, अब इसका एक्सेप्शन आप समझ करके लीजिए। मान के चलिए कोई जीव कृतकृत्य वेदक सम्यक्तों तक पहुंचा था। ये याद आ रहा है क्या? कृतकृत्य वेदक सम्यक्तों क्या है? अपन ने जहां तक छोड़ा था कृतकृत्य वेदक सम्यक्तों, जी भैया जी। जहां पर अपन ने देखा था ना, और उसके आप फिलहाल के स्थिति कांडक घात मत कहिए, सिर्फ कांडक घात कहिए, ठीक है? जहां पर सम्यक तो प्रकृति का कांडक घात होता देखा था और एक ऐसे हिस्से तक पहुंचे थे जिसका पुनः कांडक घात होना संभव नहीं था, सम्यक तो प्रकृति का, बराबर। तो वो अवस्था थी कृतकृत्य वेदक सम्यक्तों की। अब वहां से थोड़ा आगे कंटिन्यू करते हैं। मान लीजिए किसी जीव का मरण कृतकृत्य वेदक सम्यक्तों के काल में होता है, ठीक है? तो उसके पास ऑप्शंस है कौन सी गति में जाना। डेफिनेटली उसने जो आयु पहले बांधी होगी उसी हिसाब से जाएगा, बट एक स्टेटमेंट के हिसाब से मैं कहना चाहूं, कृतकृत्य वेदक सम्यक्तों के 4 हिस्से होते हैं। क्या कहा? कृतकृत्य वेदक सम्यक्तों के 4 हिस्से होते हैं। अगर हाँ, मरना जरूरी नहीं है, अगर वो पहले हिस्से में मरता है तो वो देवगति में जाएगा और देवगति में जाकर के अपना क्षायिक सम्यक तो पूर्ण करेगा। मान लीजिए पहले भाग में नहीं मरता है, दूसरे भाग में मरता है, तो उसके पास 2 ऑप्शन आते हैं, मनुष्य गति या देवगति, ठीक है? तीसरे भाग में मरता है तो 3 ऑप्शन आते हैं, देव, मनुष्य और तिर्यंच। और चौथे भाग में मरता है तो चारों ही गतियों में कहीं पर भी जा सकता है, ठीक है? बात मुझे ये कहनी है इंपॉर्टेंट कि क्षायिक सम्यक्तों की प्रतिष्ठापना ये तो मनुष्य गति में ही प्रारंभ होगी। क्या कहा? क्षायिक सम्यक्तों की प्रतिष्ठापना मतलब उसको प्रकट करने की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस की शुरुआत फिर से मैं ये कह रहा हूं, क्षायिक सम्यक्तों की पूर्णता हाँ, भले ही किसी भी गति में हो, किसी भी आयु के जीव को हो, परंतु उसकी प्रतिष्ठापना माने उसको प्रकट करने की जो प्रोसेस है, प्रतिष्ठापना माने प्रकट करने की प्रोसेस, वो प्रकट करने की प्रोसेस नियम से मनुष्य गति में ही प्रारंभ होगी। उसके बाद मरण हो गया तो हो गया, नहीं हो गया तो क्षायिक सम्यक तो वैसे ही प्रकट कर लेगा। नहीं होता है तो उसकी निष्ठापना माने पूर्णता किसी भी गति में कर लेगा। कितने जनों को ये समझ में आ रहा है? जी भैया जी। सिर्फ एक जन को? एक मिनट, ये मतलब आपने क्या कहा, क्षायिक समय दर्शन का एक ही बारी में नहीं हो जाएगा कि पूर्णता करेगा बाद में? फिर से क्षायिक समय दर्शन हो गया हाँ, तो हो ही गया ना, उसकी पूर्णता का। अरे नहीं, सुनिए, अच्छा प्रश्न है। क्षायिक सम्यक्त्व, अच्छा देखिए मैं बताता हूं, वो जो मैं कह रहा हूं ना, मरण हो गया, वो मरण क्षायिक सम्यक तो प्रकट हुआ था उस काल में नहीं हुआ था। वो अपन एक स्टेप पहले आकर के रुके थे ना, कृतकृत्य वेदक सम्यक्त्व, उस टाइम पीरियड में मरण हुआ है।
और वेदक सम्यक्त्व माने क्षायक क्षमिक सम्यक्त्व होता है, ठीक है, वो क्षायिक सम्यक्त्व नहीं है। अब उस काल में अगर मरता है तो उसने प्रतिष्ठापना तो चालू की है, परंतु निष्ठापना वो किसी भी गति में कर लेगा। मतलब पहले भाग में डेथ होती है तो अब वो पूरा तो करेगा ही उसे जाके। हाँ, पूरा तो करेगा ही, जो आयु पहले बांधी होगी उस आयु में जाकर के वहाँ मरण कर रहा हूँ, कह रहा हूँ, उसको प्रकट कर देगा। अच्छा, और देवों का भी समझना, अगर देवगति में जाकर के पूर्ण कर रहा है तो वो क्षयिक सम्यक्त्व, देवगति नहीं, चारों ही गतियां, एक्सट्रीमली सॉरी, चारों ही गतियों में कहीं पर भी जाए तो वहां पर जाकर के निर्वृत्य पर्याप्तक अवस्था में ही क्षयिक सम्यक्त्व प्रकट हो जाएगा। अरे अब ये टेक्निकल टर्म मत याद दिलाना, कोई लोग ऐसा कहेंगे, निर्वृत्य पर्याप्तक, अपर्याप्तक, पर्याप्तक, याद आ रहा है? कुछ सुना है, समझा है, पढ़ा है? प्रवेशिका, जी जी जी। बस वही बात मैं यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ। निर्वृत्य पर्याप्तक अवस्था, ये निर्वृत्य पर्याप्तक अवस्था क्या होती है, बिना देखे सुनना चाहूँगा। जब तक पूर्णता नहीं होती है उससे पहले शरीर जो प्राप्त की 6 पर्याप्तियां है ना, उसको पूरी नहीं हुई और वो पर्याप्ति पूरी करेगा ही, उसे निर्वृत्ति। हाँ, बहुत बढ़िया। पर्याप्तियां अभी पूर्ण नहीं हुई है, पर भविष्य में पूर्ण करेगा ही करेगा, तो वो जो अवस्था है उसको हम निर्वृत्य पर्याप्तक अवस्था कहते हैं, बराबर। तो ये जो कृतकृत्य वेदक सम्यक में मरे वाला जीव है, वो जिस भी गति में जाएगा उस गति के निर्वृत्य पर्याप्तक अवस्था में ही क्षयिक सम्यक्त्व प्रकट करेगा। समझ में आया सबको? जी भैया। ओके। अरे उसका काल कितना है? कृतकृत्य वेदक का अंतर्मुहूर्त। हाँ, अंतर्मुहूर्त, बराबर। टाइम स्लॉट होना सर। क्या कहा? कृतकृत्य सम्यक प्रकट होने के पहले हाँ, कांड घातक, कांडक घात, कांडक, कांडक घात होना संभव नहीं है। अगर डेथ पहले ही आ गया तो वो टाइम पीरियड दिए ना, 1 आवर, 3 भाग, 4 भाग करे ना, कैसे, क्या है टाइम पीरियड उसका? अरे नहीं, वो कांडक घात तो नियम से होता ही है। देखिए, क्षयिक सम्यक तो करने से वो प्रकट, क्षयिक सम्यक प्रकट करने से पहले जो टाइम पीरियड दिए थे ना, हाँ, कि इतने टाइम पे डेथ हो गई, तो अगर अंतर मुहूर्त में होगा तो फिर वो टाइम पीरियड क्या रेंज में रहेगा? अंतर मुहूर्त ही है, वो भी अंतर मुहूर्त में ही होगा। ऑल द 3 ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस। यस, वो भी अंतर मुहूर्त में ही होगा। ओके सर, ठीक है, बट आपको यथा योग्य अंतर मुहूर्त लगाना होगा, उसका अपना जैसा अंतर मुहूर्त होगा वैसा। यस सर। ओके, चलना है आगे। मैं अगला बिंदु उठाना चाहूंगा। अंतर्मुहूर्त एडवर्टाइजमेंट किंवा कमी पण। ओके, अब अगला प्रश्न है, क्षयिक सम्यक दृष्टि जीव कितने भवों में मोक्ष जाता है? क्या कहा? क्षयिक सम्यक दृष्टि जीव कितने भवों में मोक्ष जाता है? पहला ऑप्शन, एक मिनट में बताता हूं। पहला ऑप्शन है, या तो उसी भाव में मोक्ष चला जाए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हमने देखा कि भरत चक्रवर्ती के जितने भी पुत्र थे, जो
पूर्व भाव में गिजाई के जीव के रूप में थे, वहां से मर करके भरत चक्रवर्ती के पुत्र हुए, और उसी भाव में तो एक शायिक सम्यक तो प्रकट करके मोक्ष भी चलेगा। ओके, तो या तो उसी भाव में मोक्ष हो सकता है, दूसरा ऑप्शन। तीसरे भाव में मोक्ष में जाए, ठीक है, अथवा चौथे भाव में मोक्ष में जाए। ये 3 ऑप्शन अवेलेबल है। अब कैसे, पहले मतलब उसी भाव में मोक्ष में जाएगा, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब तीसरे और चौथे भाव का मैं आपको थोड़ा सुनाता हूं। वर्तमान है मनुष्य भाव, शायिक सम्यक तो मनुष्य भाव में ही प्रकट हो सकता है, इसीलिए मैंने मनुष्य भाव ही चुना है। चुना है क्या, कहा है, तो मनुष्य भाव में है वर्तमान का। डेफिनेटली अगला भाव कौन सा होगा, देव या नरक का? देव या नरक, कोई भी हो सकता है ना, क्योंकि अगर आप श्रेणिक राजा का देखें, श्रेणिक राजा का देखेंगे तो ये तो नरक में गए हुए, तो देव या नरक, एनीवे कुछ भी चलेगा। उसके बाद देखिए आप काउंट करते जाना। हाँ, आप चाहे तो एग्जाम्पल के तहत ले लीजिए। राजा श्रेणिक का भव पहला, उनका नारकी अवस्था दूसरा भव, और जब वे महापद्म नामक तीर्थंकर होंगे वो तीसरा भव हो गया। ये तीसरे भाव में मोक्ष जा सकते हैं। कितने जनों को समझ में आ रहा है कि हाँ जम रही है बात? जी। ओके, अब तीसरे गुणस्थान कह रहा हूं, तीसरे मनुष्य देव से मनुष्य बन के तो होता है ना मोक्ष? हो सकता है ना, हो सकता है ना। मैंने एग्जाम्पल के लिए राजा श्रेणी का एग्जाम्पल दिया, ठीक है। अब हाँ, 4 भाव कैसे संभव है, 4 भाव की भी मैं बताता हूं। वर्तमान है मनुष्य भाव, ठीक है, वर्तमान है मनुष्य भाव, परंतु अगली आयु बांधी है भोग भूमि की। फिर भोग भूमि तिर्यंच हो या भोग भूमि मनुष्य हो, कुछ भी हो, भोग भूमि तिर्यंच हो या भोग भूमि मनुष्य हो, आयु बांधी हुई है। तो वर्तमान का मनुष्य भाव ये पहला, फिर भोग भूमि का भाव वो दूसरा, और भोग भूमि से पुनः कर्म भूमि में तो आएगा नहीं। क्यों? कर्णानियोग का नियम है, जितने भी जीव भोग भूमि में जाते हैं, भोग भूमि हो कुभोग भूमि हो, ये नियम से स्वर्ग में ही जाते हैं। भोग भूमि या जीव नियम से स्वर्ग में ही जाते हैं। तो स्वर्ग का भाव तीसरा हो गया, और फिर वहां से चय करके मनुष्य भाव धारण करेंगे, वो मनुष्य भाव चौथा होगा, अंतिम भाव। कितने जनों को समझ में आ रहा है कि हाँ ये चौथा भाव भी पल्ले पड़ गया? अब मैं सुनना चाहूंगा आपसे, एक जन तीसरे भाव का बताएंगे और एक जन चौथे भाव का बताएंगे। तीसरे भाव का मैं बताती हूँ। ओके, मनुष्य भाव में शायिक सम्यक दर्शन लिया, बराबर, फिर वो नरक या स्वर्ग में कहीं भी जाएगा, ठीक है, नरक की बात नहीं होगी तो जाएगा, वरना स्वर्ग ही जाएगा, बराबर, और फिर मनुष्य वहां से अच्युत होकर मनुष्य भाव में आकर मोक्ष चला जाएगा। एग्जैक्टली, ठीक है। चौथे भाव का बताएंगे। 4 भाव में ऐसे होगा कि मनुष्य भाव में वो शायिक सम्यक दर्शन प्रकट किया, ओके, फिर वहां से वो मनुष्य या तीर्थंकर का आयु बांधा बनवा, दूसरा भाव। फिर भोग कौन सा मनुष्य और तिर्यंस का कौन सा? भोग भूमि के मनुष्य, करेक्ट, और फिर वहां से वो देवलोक गए, ओके, देवलोक तो फिर मनुष्य हुए, और फिर मोक्ष गए। बस सबको समझ में आया? अभी 3 और 4 का कैसे होता है? एक भाव का तो बहुत आसान है। यस। ओके, ध्यान रखना। अच्छा, बोलिए, प्रश्न था कोई? नहीं। ओके, 2 भाव में मतलब शायिक सम्यक तो प्रकट किया और दूसरे भाव में मोक्ष,
ऐसा कभी पॉसिबल नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। 1, 3 या 4 इतना ही है, ठीक है। अब अगला पॉइंट, क्या मतलब ये जो प्रश्न बोलने वाला हूँ एक शायब शमिक के लिए भी है और क्षायिक के लिए भी है, दोनों भी आ जाएंगे। तो अब देखिए, क्या शायब शमिक सम्यक्त्व लेकर के नरक या तिर्यंच अवस्था में जा सकते हैं? क्या क्षायब शमिक सम्यक्त्व लेकर के नरक या तिर्यंच अवस्था में जा सकते हैं? उत्तर है बिग नो, नॉट एट ऑल पॉसिबल, सब्जेक्ट टू वन एक्सेप्शन है। फिर से एक बात ध्यान रखना, शायब शमिक सम्यक्त्व बरकरार है, आयु पूर्ण हो गई और वो नरक गति अथवा तिर्यंच गति में चला गया, तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि शायब शमिक सम्यक्त्व जन्म के काल में भी उसका बना हुआ है, मतलब पूर्व भाव में प्रकट किया था और वहां से अगले भाव में भी कैरी फॉरवर्ड हुआ है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। एक्सेप्शन उसका एक ये है, कृतकृत्य वेदक सम्यक्त्व। वेदक सम्यक्त्व मतलब क्या? क्षायब शमिक सम्यक्त्व, बस वही एक एक्सेप्शन बनता है। समझ में आ रहा है ये पॉइंट, ये नियम? सर ये वापस बोलिए। फिर से शायब शमिक सम्यक्त्व लेकर के कभी भी नरक और तिर्यंच गति में जन्म नहीं होता है, ठीक है। इसका एक्सेप्शन ये है कृतकृत्य वेदक सम्यक्त्व, अर्थात कृतकृत्य वेदक सम्यक्त्व को लेकर के जीव जा सकता है। कहाँ? मनुष्य और तिर्यंच गति में, मतलब वो सम्यक्त्व कैरी फॉरवर्ड होगा। वरना नॉर्मल केस क्या बनती है? शायब शमिक सम्यक्त्व था, अंतिम अंतर मुहूर्त में वो शायब शमिक सम्यक्त्व छूटेगा, मतलब यूजुअली ये महापुरुषों में देखा जाता है। जैसे मैं आपको रावण की, लक्ष्मण की, श्री कृष्ण की बताऊं तो उनके केस में क्या हुआ था ये मैं आपको बताता हूं, कर्णानियों के माध्यम से बताता हूं। अंतिम अंतर मुहूर्त में उनका शायब शमिक सम्यक्त्व छूटेगा, नियम से छूटेगा। वे नरक आयु का बंध करेंगे, ध्यान रखना उनकी नरक आयु का बंध भी अंतिम अंतर मुहूर्त में ही होगा। क्यों? सम्यक्त्व के साथ कभी भी नरक आयु का बंध नहीं होता है। ओके, मतलब कितनी खतरनाक बात है, नरक में जाने के लिए भी पहले सम्यक्त्व से च्युत होंगे, पहले गुणस्थान में आएंगे और वहां पर नरक आयु का बंध होगा, वहां से फिर वे नरक आयु में गए, वहां एक अंतर मुहूर्त बीता, पर्याप्तक हुए, पुनः शायब शमिक सम्यक्त्व प्रकट किया। यह महापुरुषों में देखा जाता है। राम कह रहा हूं, कृष्ण, लक्ष्मण, रावण, जरासंध, इन सभी ने ऐसा ही किया है। समझ में आ रहा है क्या? क्या पहले नरक गति बंदी भी नहीं हो सकती, बाद में शायब शमिक लिया हो? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या उन्होंने आगे के अपकर्ष काल में आयु बांधी ही नहीं होगी, ऐसा हो सकता है? क्योंकि आगे के अपकर्ष काल थे, लास्ट में ही नरक आयु बांधी ना, बराबर। तो वो आगे के अपकर्ष काल रहते हैं, उसमें उनकी आयु नहीं बंधी होगी। करेक्ट, उनके 8 अपकर्ष काल में आयु नहीं बंदी होगी, या आप ऐसे कह सकते हैं उनका एक नहीं, हाँ बराबर, 8 अपकर्ष काल में उनकी आयु नहीं बंदी होगी, अंतिम अंतर मुहूर्त में ही आयु बंदी होगी। उनको छोड़िए, मतलब ऐसे शायब शमिक से पहले नरक में की बंदी ही नहीं, मतलब साधारण की भी बंदी ही नहीं सकती पहले। नहीं, बंध तो सुनिए, बंध तो सकती है, पर बंध सकती है, उसके बाद वो शायब शमिक सम्यक्त्व तो प्रकट भी कर सकता है, परंतु फिर उसको अंतिम अंतर मुहूर्त में वो शायब शमिक सम्यक्त्व तो छोड़ना ही पड़ेगा। नहीं, वो तो छूट जाएगा, नरक गति तो पहले की बंदी भी है ना, तो बाद में इसके भी नरक में जाएगा ना, ये नहीं ना छोड़कर फिर नरक गति बांधी उसको, बराबर, ये नियम नहीं है ना।
क्या 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 फिर से? मतलब पहले नरक गति बांधी किसी ने, हाँ। फिर शैव संगम सम्मेलन लिया, हाँ। और उसके बाद अंत समय में उसका शैव संगम छूटेगा और फिर वहां जाकर दोबारा लेगा वो नरक में ही जाएगा, और नरक में जाकर अंतर्मुख में फिर दोबारा वो ग्रहण कर लेगा शैव संगम। यस, ये ऐसा है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। जिस जीव को नरक और तिर्यंच गति में अपना अगला जन्म लेना है और पूर्व भव कहने की अपेक्षा अपना जो वर्तमान का भव है, वर्तमान भव में वो क्षायब शमिक सम्यक्तों से युक्त है, नियम से उनके अंतिम अंतर मुहूर्त में वो क्षायब शमिक सम्यक्तों छूटेगा, वे मिथ्यात्व गुण स्थान में आएंगे और फिर ही वहां पर जाएंगे। क्षायब शमिक सम्यक्तों लेकर के नरक और तिर्यंच अवस्था में कभी कोई जीव नहीं जाता है। देव मनुष्य में जा सकता है, ऐसे नहीं जा सकता। अच्छा, वहां नहीं छूटेगा? नहीं, वहां नहीं छूटेगा। देव और मनुष्य में बिना छूटे भी कैरी फॉरवर्ड होगा। क्योंकि आप देख सकते हैं ना, जितने भी अभी ये राम का ही नाम आ रहा है, लक्ष्मण थे, रावण थे, श्री कृष्ण थे, जरासंध थे, ये जन्मतः ही सम्यक दृष्टि थे। तो सम्यक दृष्टि कौन से होंगे? औपशमिक तो पॉसिबल ही नहीं, अंतर्मुहूर्त से ज्यादा टिकता है नहीं, शायिक तो पॉसिबल नहीं, क्यों? नरकगामी होते नहीं, तो क्षायब शमिक सम्यक तो ही तो होगा। इसलिए देव और नरक अवस्था में तो कैरी फॉरवर्ड होता है, अरे सॉरी देव और मनुष्य में तो कैरी फॉरवर्ड होता है, नरक और तिर्यंच में नहीं होता। नहीं, मैंने कहीं ऐसा पढ़ा था कि क्षायव शमिक वो अंतर मुहूर्त में बाद में ग्रहण करता है। क्या फिर से? हो सकता है दो के लिए ही पढ़ा हो, मतलब ये भी हो सकता है ना कि लेकर तो आए लेकिन अंतर मुहूर्त में दोबारा ग्रहण किया हो। क्षायब शमिक सम्यक तो मतलब विग्रह गति में टूटता है क्षायव शमिक सम्यक, ऐसा कुछ याद आ रहा। वो अच्छा, नहीं टूटता है ऐसा नहीं। क्षायब शमिक सम्यक तो वर्तमान के भाव में ही अंतिम अंतर मुहूर्त में छूटेगा, फिर विग्रह गति में जाएगा, अगले भाव में जाएगा और फिर वहां चाहे तो अंतर मुहूर्त में पुनः सम्यक तो प्रकट करेगा। हाँ, वो छुट्टा नहीं होगा ना, क्योंकि अपने 66 सागर का वो जो कैलकुलेशन किया था उसमें वो देवगति से मनुष्य, मनुष्य से देवगति, ऐसे करेक्ट बराबर। अच्छा, मैं आपको एक और बात बता दूं कि वो जो कल अपन ने फिगर्स देखे थे ना, 18 सागर, 20 वर्ष कम 18 सागर आदि जितने भी देखे थे, अब मुझे एग्जैक्ट फिगर्स नहीं याद आ रहे, वो सारे डमी फिगर्स थे। कुछ भी हो सकता है, मतलब 18 की जगह 20 भी हो सकता है, 20 की जगह 25 भी हो सकता है, 25 की जगह 28 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मिला जुला के अपन को 66 सागर लाना है, परंतु 25 और 28 नहीं होगा ना, क्योंकि नवमी ग्रह के ऊपर नहीं जाएगा। वो तो उन्होंने बताया है कि कुछ कोई सी भी फिगर आ सकती है। नहीं, ऐसा नहीं, मैं जनरल पूछ रही थी। नहीं, अगर मुनिराज होंगे तो जाएंगे ना, क्यों नहीं जाएंगे? वो नवमी ग्रह तक तो 22 सागर ही है ना, कितना है? 31 सागर है, 31 सागर 30 तक जा सकता है ना। यस, सर 32 तक जा सकेगा ना? 32 नहीं, 31 ही, मैक्सिमम 31 है। एक भगवानदारी होगा और सुनिए एक मिनट, सुनिए, मैं सर्वार सिद्धि की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वर्तमान में 31 सागर तक ही बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो वो नवमी ग्रह का जो होता है वो 22 से शुरू होके 31 तक जाता है, राइट? हाँ करेक्ट, 22 सागर एक समय से लेकर के 31 सागर तक जाता है। एक सागर बढ़ते जाता है, पहले में मैक्सिमम 23 होगी, फिर 24, 25, 26 ऐसा करते करते 31 तक पहुंचते हैं मैक्सिमम। सर बोलिए ना।
शायिक सम्यक्त्व तीन भाव एग्जाम्पल दिए थे श्रेणिक राजा। करेक्ट। श्रेणिक राजा तो नरक में जाएगा तो शायिक सम्यक्त्व टूटेगा ना सर? अरे शायिक सम्यक तो कैसे टूटेगा? शायद तो टूटता ही नहीं है तो मेरे नरक गति में जाएगा तो वो शायिक सम्यक्त्व नहीं जाएगा। अभी तो स्टेटमेंट दिए थे सर। शायोपशमिक नहीं टूट, शायोपशमिक टूटेगा, छूटेगा। शायिक सम्यक्त्व नहीं छूटेगा। वो तो कभी टूटेगा नहीं, फिर किसी भी गति में जाए। शायिक सम्यक तो कभी टूटता नहीं है। शायिक और तीर्थंकर पदवी ये दो लक्ष्मण और भरत भी तो तीर्थंकर बनेंगे करके है ना सर? तो अब उनको शायद चार भाव है उनके, तो अभी नहीं है तीर्थंकर पदवी। ओके अभी लेंगे वे तीर्थंकर पदवी, बनेंगे भविष्य। और ऐसा पढ़ने में आया है मेरे कि रावण, लक्ष्मण, सीता इनके और 5-6 भव बाकी है, हाँ। उसके बाद वे मोक्ष में जाएंगे, तो बहुत टाइम है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। अच्छा, अब मुझे किसी का कोई प्रश्न था क्या? हाँ, अपन बात क्या कर रहे थे? हाँ, 31 सागर की मैं बोल रहा था। तो 31 सागर हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और वो फिगर्स वो डमी फिगर्स है, कैसे भी हो सकता है फिर। अच्छा, एक और बात इसमें समझ सकते हैं, आप चाहे तो इसको सिर्फ पेंसिल से ही नोट कीजिए, क्योंकि पिताजी ने ऐसे ही कह दिया था कि मैक्सिमम 4 भव तक, मैक्सिमम 4 भव में ही, ये 4 भव मतलब 4 युगल, देव मनुष्य ऐसे 4 युगल, मतलब टोटल 8 भव में ही ये 66 सागर होगा, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, चलिए। और कम, हाँ, ज्यादा से ज्यादा 8, और वैसे कम में भी हो सकता है। हाँ, कम में भी हो सकता है। 3 भव। हाँ। ठीक है, चलिए अपन रुक सकते हैं आज के लिए, विशेष चर्चा अपन कल बढ़ाएंगे। ठीक है, कोई प्रश्न है? और भैया जी ये भी आपने बताया था ना कि समझो पहली ग्रीवेयर से आया, वापस बना, फिर वापस पहली ग्रीवेयर पे नहीं जाएगा। हाँ, करेक्ट। वो भी आप बरोबर है ना, ऐसा भी होता है ना? यस यस यस। नेक्स्ट भाव में नहीं जाएगा, उसका नेक्स्ट भाव में जाना। नहीं, नेक्स्ट टू नेक्स्ट में जा सकता है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट। वही नेक्स्ट टू नेक्स्ट में जा सकता। करेक्ट। ठीक है, चलिए। और भैया जी आपने बताया कि 66 सागर में वो अगर रहा और नहीं तो शायिक हो जाएगा, लेकिन समझो 66 सागर पूरे होते होते वो देवलोक में हो, तो फिर वो शायिक कैसे दिखा? समझो 22 सागर, देखिए तो देवायु में उसके 66 सागर देवायु में पूर्ण होते होंगे, तो वो कैसे शायिक दिखा उस टाइम पे? देखिए, कोइंसिडेंस ऐसा रहेगा, 66 सागर तभी प्रकट होंगे, पूर्ण होंगे जब उसको शायिक सम्यक तो प्रकट करना हो। कोइंसिडेंस ऐसा ही होगा। और अपन ने देखा था ना 66 सागर, एक मिनट, वो अपन ने देखा था ना 66 सागर मनुष्य भाव में पूर्ण कराए थे अपन ने, याद आ रहा है? मनुष्य भाव में पूर्ण कराए थे अपन ने। जी भैया जी। हाँ, तो बस। मैंने ऐसे ही नहीं, जिसका इतना अच्छा जाना होगा, छाया को जाना होगा, तो उसका नियोगी भी उसी तरीके से होगा। राइट, वो नियोगी वैसा बनेगा कि वो 66 सागर मनुष्य भाव में ही पूरे होंगे।
पाछું પાછું મનુષ્ય ભાવ જ મને નહીં આવ્યો કે એ શું રાજ છે ને क्यों मैं था 2 मिनट। और कोई प्रश्न है? चलिए रुक सकते हैं। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई यह